हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कॉम्पिटिटिव एकेडमिया में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्विज की। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में मालाबार सैन्य अभ्यास में किस देश को सम्मिलित करने की घोषणा की गई है? ए यूनाइटेड किंगडम, बी चीन, सी ऑस्ट्रेलिया या डी मालदीव। तो चीन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाएगा, आपको पता है चीन को ही काउंटर करने के लिए ये सैन्य अभ्यास किया जाता है। तो इसका उत्तर है ऑस्ट्रेलिया, सी। व्याख्या देखते हैं। हाल ही में मालाबार नौसैनिक अभ्यास में ऑस्ट्रेलिया को सम्मिलित करने की घोषणा की गई है। यह एक वार्षिक रूप से आयोजित किया जाने वाला ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज है, जिसमें जापान, अमेरिका और भारत सम्मिलित हैं। इसकी शुरुआत 1992 में भारत और अमेरिका के द्वारा की गई थी। बाद में 2015 में ये जापान भी इसमें सम्मिलित हो गया और अब इसमें ऑस्ट्रेलिया भी सम्मिलित हो गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत निम्न सैन्य अभ्यास में भाग लेता है के साथ मिलकर। तो ये कुछ सैन्य अभ्यास के नाम दिए गए हैं, आपको बताना है ये सामने जो दिया गया है इन देशों के साथ मिलकर के भाग लेता है या नहीं। तो इसमें सही उत्तर का चुनाव करना है। पहला है युद्ध अभ्यास, अमेरिका, धर्म गार्जियन, ऑस्ट्रेलिया, शेन्यू मैत्री, जापान। तो इसमें सही उत्तर का चुनाव करना है। तो इसमें पहला और तीसरा सही है, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा सी। जो धर्म गार्जियन है इसमें भारत और जापान के बीच आयोजित होने वाला सैन्य अभ्यास है। व्याख्या देखते हैं। तो इसमें वही दिया गया है कि युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच होता है, ऑसिंडेक्स भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच होता है, शेन्यू मैत्री, धर्म गार्जियन और जी मैक्स ये भारत और जापान के बीच में होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में सत्य कथन है। पहला कथन है, हाल ही में लोकसभा और विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी के द्वारा किए जाने वाले व्यय सीमा में 10% की वृद्धि की गई है। ये व्यक्ति लिखा हुआ है, व्यय होगा यहाँ पर। दूसरा कथन है, पूर्व में लोकसभा तथा विधानसभा प्रत्याशी के द्वारा व्यय की सीमा क्रमशः 70 लाख तथा 28 लाख थी। तो इसमें सत्य कथन बताना है, तो ये दोनों ही कथन सत्य हैं। व्याख्या देखते हैं। हाल ही में चुनाव आयोग के द्वारा ये घोषणा की गई है कि जो लोकसभा और विधानसभा में जो खर्च होता था प्रत्याशी के द्वारा उसे 10% बढ़ा दिया जाएगा। और इसके लिए निर्वाचन अधिनियम 1961, जिसमें चुनाव में जो खर्च होता है उससे संबंधित प्रावधान किए गए हैं, उसमें नियम संख्या 10 में संशोधन की अधिसूचना जारी की गई है। बेसिकली ये इसलिए किया गया है, हाल ही में जो कोविड-19 चल रहा है, तो कोविड-19 की चुनौतियों के साथ जो प्रत्याशी हैं वो चुनाव प्रचार कर सकें, इसके लिए ये लिमिट इंक्रीज की गई है। और इस वृद्धि के साथ जो लोकसभा में अब व्यय प्रत्याशी कर सकते हैं वो बड़े राज्यों में 70 लाख है, पहले जो 77 लाख है, जो पहले 70 लाख था। और छोटे राज्यों में 59 लाख कर दिया गया है, जो कि पहले 54 लाख था। वहीं विधानसभा में इस सीमा को 28 लाख से बढ़ाकर 30.8 लाख कर दिया गया है बड़े राज्यों के लिए, और 20 लाख से बढ़ाकर 22 लाख कर दिया गया है छोटे राज्यों के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, हाल ही में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के द्वारा आयुष्मान सहकार योजना को प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। दूसरा है, इस योजना को देश के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं सुविधाओं के बुनियादी ढांचे में सुधार लाने के लिए शुरू किया जा रहा है। तो बताना है निम्न में असत्य कथन कौन सा है। तो आपको सत्य और असत्य के ऊपर विशेष ध्यान देने हैं, वरना आपको पूरा आता हुआ प्रश्न आपका गलत हो जाएगा। तो उत्तर आपने सोच लिया होगा। तो इसका उत्तर डी है, क्योंकि इसके दोनों ही कथन सत्य हैं, इसमें से कोई भी कथन असत्य नहीं है। व्याख्या देखते हैं। हाल ही में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के द्वारा आयुष्मान सहकार योजना को प्रारंभ करने की घोषणा की गई है। इस योजना के द्वारा जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पर स्वास्थ्य सेवाओं से रिलेटेड जो भी बुनियादी ढांचा है उसमें सुधार के प्रयास किए जाएंगे, उनको बढ़ाने के लिए योजना शुरू की गई है। और इसके अंतर्गत जो सहकारी समितियां हैं उन्हें लोन दिया जाएगा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के संबंध में
निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है यह एक सांविधिक निकाय है, और दूसरा कथन है इसकी स्थापना ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत की गई है। तो आपको बताना है निम्न में कौन सा कथन सत्य है। तो उत्तर आपने सोच लिया होगा। इसमें जो पहला कथन है वो सत्य है, जबकि जो दूसरा कथन है वो असत्य है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए। व्याख्या देखते हैं। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के बारे में कहा गया है कि इसकी स्थापना 1963 में एक अधिनियम के द्वारा, जिसका नाम था राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम 1963, इसके द्वारा की गई थी, संसद के एक अधिनियम के द्वारा। तथा यह एक सांविधिक निकाय हो जाएगा और यह कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत संचालित है। इसका कार्य क्या है? जो सहकारी समितियां हैं, इसके अलावा जो सहकारी समितियां हैं उनको वित्तीय सहयोग प्रदान करना और उन्हें सपोर्ट करना इसका मुख्य कार्य है। अगला देखते हैं प्रश्न। हाल ही में भारत में हींग की खेती प्रारंभ करने वाला पहला राज्य संघ शासित प्रदेश कौन सा है? ए जम्मू कश्मीर, बी हिमाचल प्रदेश, सी उत्तराखंड या डी सिक्किम। तो उत्तर आपने सोच लिया होगा। इसका उत्तर है बी हिमाचल प्रदेश। व्याख्या देखते हैं इसकी। हाल ही में भारत में हींग की खेती प्रारंभ की गई और इसको हिमाचल प्रदेश के लाहौल एवं स्पीति जिले में इसका पहला रोपण किया गया है। हींग होता क्या है? हींग के तने से प्राप्त होने वाला एक पदार्थ है जो मुख्य रूप से भारत में जो व्यंजन होते हैं उनमें मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है, और अभी तक भारत इसके आयात के ऊपर निर्भर था, जो कि मुख्यतः ईरान, अफगानिस्तान, उज्बेकिस्तान आदि देशों से होता था। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में सत्य कथन है। पहला है आर्द्रभूमि पर अभिसमय को 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में आयोजित एक सम्मेलन में अपनाया गया था। और दूसरा कथन है भारत में रामसर साइट के रूप में अधिसूचित आर्द्रभूमि की संख्या 37 है। तो सत्य कथन बताना है। तो इसमें जो पहला कथन है वो सत्य है, जबकि जो दूसरा कथन है वो असत्य है। इसका उत्तर हो जाएगा 1, क्योंकि भारत में जो रामसर साइट है वो अब 39 हो गई। हाल ही में 2 आर्द्रभूमियों को रामसर साइट के रूप में अधिसूचित किया गया है। व्याख्या देखते हैं। हाल ही में भारत की 2 अन्य आर्द्रभूमियों को रामसर साइटों के रूप में सूचित किया गया है। ये कौन कौन सी हैं? एक उत्तराखंड से है आसन कंजर्वेशन रिजर्व, और ये उत्तराखंड की पहली आर्द्रभूमि है जो रामसर साइट में जिसको सम्मिलित किया गया है। और दूसरी है कबराल आर्द्रभूमि जो कि बिहार से है। और इन दोनों आर्द्रभूमियों को सम्मिलित करने के साथ ही भारत में रामसर साइटों की जो संख्या है 39 हो गई है। इससे पहले हाल ही में 2020 में ही 10 अन्य रामसर साइटों को इसमें सम्मिलित किया गया था। आर्द्रभूमि पर अधिसमय या कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स, इसको 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में, जो कि कैस्पियन सी के कोस्ट पर है, वहां पर आयोजित एक सम्मेलन में अपनाया गया था। और इस अभिसमय का उद्देश्य विश्व की जो वेटलैंड्स हैं उनका संरक्षण और मैनेजमेंट करना है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में सत्य कथन है। पहला है प्रतिवर्ष 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और दूसरा है इसकी घोषणा संयुक्त राष्ट्र के द्वारा 2010 में की गई थी। तो सत्य कथन बताना है। होप आपने आंसर सोच लिया होगा। तो इसका जो दूसरा कथन है वो कथन सत्य है। पहला जो कथन है वो गलत है। 20 अक्टूबर को तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, लेकिन ये प्रतिवर्ष नहीं मनाया जाता है, ये प्रत्येक 5 वर्ष में मनाया जाता है। तो इसका उत्तर बी हो जाएगा। व्याख्या देखते हैं। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी घोषणा 2010 में संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी संगठन जो इसका है उसका 41वीं जब बैठक हुई थी तब इसकी घोषणा की गई थी। और इस दिवस को 5 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। अभी हाल ही में जो दिवस मनाया गया 2020 में, ये तीसरी बार मनाया गया। पहला 2010 में, फिर 2015 में, फिर अभी 2020 में। और जो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस है वो 29 जून को मनाया जाता है। इसके साथ इसको कंफ्यूज नहीं करना है। आगे चलते हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा जारी किए गए एशिया पावर सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा?
तो इसका उत्तर डी होगा, चौथा स्थान। व्याख्या देखते हैं। ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक लोवी इंस्टीट्यूट के द्वारा इस सूचकांक को अभी प्रकाशित किया गया और इस सूचकांक में भारत को 100 में से 39.7 अंक दिए गए। इसी के साथ इसे चौथे स्थान पर रखा गया। एशिया प्रशांत क्षेत्र को प्रभावित करने वाले सबसे शक्तिशाली देश के रूप में अमेरिका को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। इसके बाद दूसरे स्थान पर चीन है। आगे चलते हैं। तो आज के इस क्विज में इतने ही प्रश्न थे। कल कुछ नए प्रश्नों के साथ मिलते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।